आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में साधारण ब्याज भी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि गणित के सारे ही विषय हमारे दिनचर्या से संबंधित होते हैं, लेकिन ये जो साधारण ब्याज है ये कुछ ज़्यादा ही हमसे जुड़ा हुआ है। विशेषकर जो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं या फिर जो पढ़ाई करने के लिए किसी कारण से लोन लेते हैं, उनके दिनचर्या का ये एक विषय है। तो अमूमन होता क्या है, जब भी हम ब्याज देते हैं, ब्याज अब देने की स्थिति में तो हम होते नहीं है, लेते ही अधिकतर हैं। जब भी हम ब्याज देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी से 1,000 रुपया आपने लिया है उधार, ब्याज पर लिया, तो व्यक्ति कहता है ठीक है, 1,000 रुपये तो मेरे से ले लेना, लेकिन अगर ये 1,000 रुपये एक महीने में, ये महीने का हिसाब बनाया हुआ है अगर, तो अगर एक महीने में तुम अगर वापस करोगे तो तुमको 1,000 रुपये के साथ साथ 100 रुपये और देने पड़ेंगे। ठीक है? तो 1,000 रुपये तो आपने ले रखे हैं, वो तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन 100 रुपये और दोगे। तो हर महीने आपको 1,000 रुपये पर 100 रुपये देने ही पड़ेंगे। अगर आप माना कि पहले महीने में पैसा नहीं हुआ, आप 1,000 रुपये नहीं दे पाए, तो आपने सिर्फ 100 रुपये ही दिए, तो 1,000 रुपये तो आपके रह ही गए ना देने। तो फिर से 1,000 रुपये दूसरे महीने में आ जाते हैं आप, तो फिर आपको 100 रुपये देना है। माना आप दूसरे महीने भी 100 रुपये नहीं दे, 1,000 रुपये चुका नहीं पाए हैं, तो फिर जब तक आप ये 1,000 रुपये नहीं चुका देते, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो ब्याज है हर महीने का, वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ या ना? तो ये जो स्थिति होती है, इसमें हम कह सकते हैं कि जो ये अतिरिक्त धन हम दे रहे हैं, हमने लिया तो 1,000 रुपये ही था, लेकिन हम वापस क्या है, 100, फिर 200, 300, मतलब हम 1,000 रुपये तो दे ही रहे हैं व्यक्ति को, लेकिन साथ में 300 रुपये अतिरिक्त दे रहे हैं। तो ये 300 रुपये क्या है? अतिरिक्त धनराशि है। ठीक है? और इसी को हम ब्याज के नाम से जानते हैं। तो किसी भी मूल राशि पर या मूल धन पर, जो भी उस मूल धन के अतिरिक्त जो धन दिया जाता है, उसको हम ब्याज की संज्ञा देते हैं, या उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। ऐसे करके हम ब्याज को याद रख सकते हैं। दो प्रकार का ब्याज होता है, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज कह रहे हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे भी। और एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज कल पढ़ेंगे तो वहां पर हम जानेंगे इसको। ठीक है? मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने अभी अभी कहा आपसे, 1,000 रुपया आपने उधार लिया है, और इस 1,000 रुपये हर महीने आप 100 रुपये ब्याज दे रहे हैं, कि अगर आप पहले महीने नहीं दे पाए, दूसरे महीने में आप 100 रुपये ही देंगे। तो आप जब बार बार केवल मूलधन पर ही ब्याज दे रहे होते हैं, जो मूलधन आपने उधार लिया है उस पर ही ब्याज दे रहे होते हैं, तो उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। कि यहाँ पर ब्याज की जो गणना है या कैलकुलेशन है जो इंटरेस्ट की, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट पर होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है वो यहाँ। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर पहले महीने में आप ये 100 रुपये नहीं दे पाए, तो क्या होगा कि अगले महीने का जो ब्याज होगा वो, ये 1,000 तो है ही, और जो 100 रुपये आप नहीं दे पा रहे हैं वो भी इसमें जुड़ जाएगा। तो यानी एक 1,100 रुपये पर आप ब्याज देंगे। ठीक है? जो भी ब्याज बनेगा, 110 रुपये बनेगा लगभग। तो इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन में ब्याज जुड़ करके, ये ब्याज है ना 100 रुपया, तो मूलधन में ब्याज जुड़ करके पुनः आपका एक नया मूलधन बन जाता है। तो इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की राशि जुड़ करके मूलधन का नव निर्माण करती है, क्योंकि नया मूलधन बना देती है। और साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो धनराशि आपने ली है, वही उसी धनराशि पर आप ब्याज देंगे, चाहे आप 10 महीने तक देते रहें, चाहे 20 महीने तक देते रहें। वो धनराशि जो है आपकी, वो 1,000 रुपये रहेगी, इस पर ब्याज बन रहा है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को पता ही होगा, ये तो कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए। तो एक यस सर। हाँ, एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हालांकि डेरिवेशन मैंने बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी। ठीक है? पीआरटी। अब इस पीआरटी में अपॉन 100 भी हम करते हैं। अपॉन 100 क्यों किया था? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है, ये परसेंटेज में होता है। माना कि 10% है। अब इस 10% को क्या लिखेंगे हम? 10% को आपने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा ही है। तो 10 अपॉन परसेंट मतलब 100 अपॉन का।
इसलिए नीचे 100 रहता है, ठीक है। तो ये सूत्र हमारे पास होता है SI का। आप सूत्र लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सरल तरीके से समझना है। मैं बार बार कहता आया हूँ आपसे कि आप लोगों को ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि एग्जाम नजदीक है तो हम बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस करें। उससे होता क्या है कि आप सिलेबस तो पूरा कर लेंगे, लेकिन उस पूरे सिलेबस को करने के बाद भी आपको 10% भी एक्वायर आपने नहीं किया होगा। बेटर ये है कि जितना पढ़े उतना बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हम। तो SI = PRT/100, ये एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। यहाँ पर SI को हम बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। P हो गया हमारे लिए क्या, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। R हो गया ब्याज दर, ब्याज की दर का हो गया ब्याज दर का, और T हो गया आपका समय, जितने समय के लिए वो ब्याज की गणना हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सूत्र हो गया। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब ये रहा प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए, समझिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 फॉर 5 year एट 6%। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें हम सूत्र लगाएंगे, उत्तर निकालेंगे। तो इसमें क्या आपका सूत्र याद रखना है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/, ये तो इतना हमने किया होता है बचपन में कि रटा रहता है, सबको याद होगा ये। अब यहाँ पर P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जितना आपने उधार लिया है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, जितना लिया है आप, ठीक है, या फिर जितना दिया है, जो भी है आपका, तो उसे बोलते हैं क्या, मूलधन, ठीक है। बहुत धनराशि, इस पर हम ब्याज की गणना करेंगे। तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है, मूलधन क्या है, कितना लिया है बताओ, 400 रुपया। तो 400 रुपया, फिर आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% है, तो लिख दिया हमने यहाँ पर 6%। टी क्या है हमारे पास, 5 साल के लिए बोल रहे हैं हम, है ना। तो 5 year या फिर 5 वर्ष जो वैल्यू क्या, तो सबकी वैल्यू दे ही रखी, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो SI = P, बोले तो 400 × 6 × 5/100। इस 100 से ये कैंसिल कर दिया, बचा आपका 4 × 6 × 5, तो 6×5 = 30, और 4×3 = 12, यानी कि 120, 120 रुपए का साधारण ब्याज यहाँ पर देना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। ये क्लियर है? हेलो। यस सर। अगर ये क्लियर है तो मैं थोड़ा बहुत इसी तरह के प्रश्न आपको दे देता हूँ, संख्याएं चेंज करके। अगर हम ये कहें कि 8,000 रुपये पर, रुपये 8,000 पर 10 वर्ष के लिए, फॉर 10 years, 7% की दर से करो, तो क्या हो जाएगा, P इजिकल टू जान बस क्या, 8,000, 8,000। T इजिकल टू जान बस क्या, 10 years। तो और R इजिकल टू जान बस क्या, 7। तो फॉर्मूला क्या है, SI = PRT/100। मैंने कल की क्लास में बताया था कि शुरुआत में तो हमको फॉर्मूले लिखने हैं बार बार, ताकि हम फॉर्मूला याद कर पाए। बाद में जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करनी है समझिए यहाँ पर इसको। अभी डायरेक्ट करने की बात आएगी तो हम ये कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधा करेंगे 400 इंटू, सॉरी, तो ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था उसके अकॉर्डिंग करना है ना हमको, ठीक। तो 800, सॉरी सॉरी, 8,000 इंटू कितना है, 10 years, इंटू 7/100, डायरेक्ट कर दिया हमने इसको, कैंसिल हो गया। कितना आएगा, 800 × 7, 8×7 = 56। तो 5,600 हमको ब्याज
देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबका ये आ रहा होगा आंसर, उम्मीद करता हूँ। ठीक। तो सरल प्रश्न है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे प्रश्नों का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा कठिन होता जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 306.25 फ्रॉम March 3 टू July 27। तो 3 मार्च से 27 जुलाई तक आपको निकालना है। कैसे कर सकते, दिमाग लगाओ, टफ नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी स्क्रीन पर देखिए। थोड़ा सा प्रश्न का हमने स्वरूप चेंज किया है, नेचर चेंज किया है क्वेश्चन का, तो लग रहा है कि ऐसा कुछ क्या जो करना पड़ेगा इसमें, बट करना कुछ नहीं है। वही आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला, दूसरा कोई है ही नहीं इसके अलावा। फॉर्मूला एक ये, बस इसी फॉर्मूले को बाद में भी मॉडिफाई कर देते हैं सरल सरल बनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं करना। क्योंकि आप लोग को फिलहाल मॉडिफाई भी नहीं करना है, आपको जैसा है वैसे ही यूज करना है। तो देखो यहाँ पर पी क्या है हमारे पास, कितना रुपया उधार लिया है उसने, तो 306 रुपया 25 पैसा। तो ये है पी। अच्छा, आर क्या है, आर दिया आपको कितना, 15/4। क्लियर है यहाँ तक। समस्या आएगी टी निकालने पर। टी नहीं दिया उसने, मतलब रेगुलर वैल्यू नहीं दी है टी की, बट पैसे दे रखा है उसने। क्या बोला है, 3 मार्च से 27 मार्च, 27 जुलाई तक। अब 3 मार्च से 27 जुलाई तक कितने दिन होते हैं, खुद आप लगाइए आइडिया। अभी जब हम रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आप कैलेंडर पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा और समझने में मिल जाएगा ये आपको। बहरहाल अभी आप देखिए कितना होता है, 3 मार्च से 27 जुलाई तक, खुद लगाइएगा। करो कैलकुलेट जरा, ये काम आपको करना है। ठीक है, 3 मार्च से 27 जुलाई तक कितना टाइम रहेगा, कितने दिन होंगे बताओ। अब इसमें देखो, मार्च 3 से शुरू हो रहा है, अप्रैल पूरा है, अप्रैल होता है आपका कितने, 30 दिन का। मई पूरा है, मई भी क्या होता है आपका, 31 दिन का। ठीक है, जून पूरा है, जून कितना होता है आपका, 30 दिन का। तो 91 तो ये हो गया आपका, 91 डेज तो ये हो गए। मार्च 30 डेज, 31 डेज का होता है। अब 31 डेज का होता है मार्च। ठीक है, जिनमें से आपने दो कम कर देना है, क्योंकि तीन को तो काउंट कर ही रहे हैं ना हम। ठीक, कितना हो जाएगा, 31 में से टू कैंसिल किया आपने, तो 29। अच्छा, जुलाई 27 पूरा बोल रहा, 27 तो 27 ऐड कर लो आप, कितना हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पर इसको कर लेंगे, 6 कर लेंगे। ठीक है, सॉरी। अब ऐड कर लीजिए इसको आप, कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 7 17। ठीक है, फिर बचा एक आपका, 9 10, 10 2 12, 12 2 14, तो 147। कितने दिन हो गए, ये समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ ये। हेलो। यस ठीक सर। है, फिर से समझा दो सर एक बार। देखो हमें उसने बोला है कि 3 मार्च से लेकर के 27 जुलाई तक का हमने ब्याज निकालना है। तो 3 मार्च से 27 जुलाई तक कुल कितने दिन होते हैं। तो ध्यान रखना है कि मार्च के बाद अप्रैल पूरा आएगा, तो पूरा अप्रैल जो होता है उसमें 30 दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। मई भी पूरा आएगा तो मई में भी क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं। जून पूरा आएगा तो 30 डेज होते हैं। तो मैंने इनको पहले सेपरेटली ऐड कर लिया, 91 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। फिर मार्च 3 से बोल रहा है, तो मार्च 3 से शुरू करते हैं, तो कितने दिन रहेंगे हमारे पास, तो 31 डेज का मार्च होता है। 3 को हम काउंट कर रहे हैं, तो 2 दिन बच गए, एक और दो, इन्हें काउंट नहीं कर रहे हैं हम ना। ठीक है, तो 31 में से 2 डेज गए, आपके कितना हो गया, 29 हो गया। जुलाई 27 तक बोल रहा है, तो पूरे 27 दिन हम जुलाई में लेंगे, तो कितना हो गया आपका, 27 हो गया। अभी क्लियर है। हेलो। यस सर। नंबर ऑफ डेज हमें निकालने हैं। ठीक है, तो 91 + 29 + 27 147 होता है। ये 91 कैसे आया मैंने बता दी था आप लोगों को। ठीक है यहाँ तक।
तो मेन यही काम था इसमें कि हमको डेज निकालने हैं। डेज कितने निकल गए, 120, सॉरी 147 निकल गए हमारे पास। तो अब ये डिवीजन 147। अच्छा ये तो दिन है, ये तो क्या है, दिन है। लेकिन हमें जो ब्याज की गणना है वो वार्षिक में करनी है, लिखा नहीं है लेकिन हम प्रतिवर्ष लिखा भी, सॉरी लिखा भी नहीं है, लिखा है प्रतिवर्ष। तो दिन को हम अगर साल में चेंज करेंगे तो हम कह देंगे 365 से भाग देंगे। ठीक है, देखो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। नॉर्मल वर्ष जो होता है, लीप ईयर में 366 होते हैं। तो बताओ कि एक दिन में कितने वर्ष जाएंगे, तो एक दिन बराबर, इसको चले जाएंगे तो 1/365। ठीक है, तो 147 दिन में, 147 डेज में कितना हो जाएगा, तो 147 से गुणा कर देंगे जरा, 147/365। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं। ये पूरा हो गया, तो हमारे पास पी भी आ गया है, आर भी है और टी भी है। तो रखिएगा एस आई इजल टू पी बोले तो 306.25, आर यानी 15/4, और टी मतलब 147/365। अब इसको आपने सॉल्व, अच्छा अपॉन में 100 भी है, हाँ। अब इसको आपने सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे आई थिंक। थोड़ा समय लगेगा हाँ कैलकुलेशन में आपको, वो तो देना ही पड़ेगा समय। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। हालांकि एग्जाम में कैलकुलेशन ऐसी आती है, कैंसिल आउट हो जाती है इजीली आपको। ठीक है, तो कर लोगे ना सॉल्व, इसको समझ में आ गया आप लोगों को। हम्म, मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन से कुछ भी डाउट है तो, नो सर। क्या नो सर, समझ में नहीं आया, नहीं, क्या समझ। इसको इसको करके दिखाओ सॉल्व। अच्छा सॉल्व करना है बस, यहां तक समझ में सबको आ गया है। हाँ सर। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसको मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा था अभी क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था ना। ठीक है, चलिए, क्योंकि मेन स्टेप समझना था, स्टेप समझ में आ गया तो ये तो सॉल्यूशन तो, कैलकुलेशन तो आसानी होता है, कैलकुलेशन को दिक्कत नहीं होती, कुछ इरेज ना हुआ होगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए, अब इसको हमने सॉल्व करना है तो हम डिवाइड, हमको सिर्फ डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, है। तो वो सबसे पहले आप यहाँ कर लो डिवाइड 5 से, तो 5 3 15, और कितना हो जाएगा, 5 7 35, एंड 5 3 15, 73 आ गया। ठीक है, अब 73 होता है आपका प्राइम नंबर, तो ये तो अब डिवाइड होगा नहीं इससे। हम 4 से ट्राई करते हैं, 4 से ट्राई करो इसको, तो 4 7 28, 2 6 बचा, फिर है 4 6 24, 2 2 बचा, पॉइंट लगा दिया हमने, 4 5 20, 2 5 बचा, एंड 4 6 24, फिर डेसिमल के 2 नंबर तक ही हम करते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, ये आ गया, तो 76.56 इंटू 3 इंटू 1 47/100 इंटू 73। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी आपकी, तो उसके लिए एक तरीका होता है जो कि हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही कर पाते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताओ, ये 73 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 73 इंटू 2, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 146। हो रहा है ना। और ये कितना, 147 है ऊपर वाला, है या नहीं है। हेलो, हाँ। तो इसको आप डायरेक्ट कैंसिल करके 2 टाइम्स, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये हम कर लेते हैं, इतना हमारे लिए होता है कि हम कर लेंगे करके। ठीक है, फिर 3 दूनी हो गया 6 आपका। ठीक, 3 दूनी यहाँ कर दे रहा हूँ उसको मैं,
तीन दूनी छह, और यहाँ पर 76 है ना, तो इसको आप कर लीजिए 77 मान लीजिए, बना लीजिए, राउंड राउंड ऑफ कर लीजिए मतलब उसको। ठीक है, क्यों, और इसलिए भी करना है क्योंकि हमने यहाँ पर एक कम किया था ऑलरेडी, 147 से हमने एक कम कर दिया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर ही ले चलते हैं उसको, ये कर लेते हैं। तो 7 6 42, एंड 7 6 42, तो 2 एंड 6, तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 4.62 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से कुछ आंसर मिल रहा होगा। एग्जैक्ट 4.62 आंसर नहीं होगा वहां पर इस तरह से आंसर आपको दिए होंगे। ऑप्शन ए दिया होगा आपको 4.3 समथिंग, ठीक है। बी दिया होगा 4.60, सी दिया होगा आपका 4.84, है ना, और डी दिया होगा आपको 4.12, इस तरीके से। तो नियर बाई आपका जो आंसर है वो ये आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है, और अगर वो भी इतने नियरेस्ट अगर उसने ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है कि उसने ऑप्शन ही ऐसे दे दिए, हमने एक 4 दे दिया और दूसरा आपका जो बिल्कुल आपका आंसर है वो दे दिया, आपका एक दे दिया 5 दे दिया, एक आपका अराउंड 6 के आसपास, तो उसमें हमको और इजीली आता है। वहां पर हम आज ही कैलकुलेशन पकड़ लेते हैं कि 4 पॉइंट में जा रहा है, तो इट मीन यही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों को आपको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, और ट्राई करिए इसे करने का। सर 11.62। 11.62 नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में करना क्या है समझिए आप। बेसिक फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। क्या है फॉर्मूला? सर निकालना कैसे? बता सर रहा हूं, SI, यही तो पढ़ना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो खुद करने के लिए दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि आप समझें क्या निकालना क्या है। PRT/100। निकालना है ना? हाँ, P निकालना है, वेरी गुड। तो क्योंकि जी मैथ्स, सर। हाँ मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपने पकड़ लिया इसको इजीली। द सम ऑफ मनी, ठीक है, सब पी आ रहा है पैसा, इसमें। वो पैसा 17। जिससे कि आप ब्याज लेंगे, तो वो पैसा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, ये आपको दिया नहीं है निकालना। ठीक है, अब विल प्रोड्यूस 143 इंटरेस्ट। 143 इंटरेस्ट मतलब क्या दिया आपको उसने, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। कितना बना है, 143 रुपीज बनेगा। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि टाइम दे दिया आपको 13 पॉइंट, बस जो भाषा है प्रश्न की उसको छोड़ना नहीं है, उसको लेके चलना है आपने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया है R = 5/2%। सिंपल था, फॉर्मूले रखो आप। पी फाइंड करना है आपने, वो कर लेंगे, चलो 143, SI की वैल्यू, पी को हमने एज इट इज लिखा, आर की वैल्यू होती है, दी है मतलब 5/2, इंटू टी आपको दे रखा है 13/4 अपॉन 100। अब क्योंकि आपको पी फाइंड करना है ना सिर्फ, तो पी के अलावा बाकी सारी वैल्यूज वहां ले जाइए आप। पी फाइंड करना है तो बाकी सब उधर ले जाओ। 143 × 100 अपॉन 5/2 इंटू 13/4। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जो भी आप सॉल्व करके क्या आएगा आपको आंसर हो जाएगा। 4 यहाँ से ऊपर चले जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर चले जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 2 × 143 × 100 इंटू 4 अपॉन 5 × 13। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपका आएगा रिक्वायर्ड आंसर वही होगा। ठीक है, 1760 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल।